तो अब देखते हैं हम कि इंडिकेटर, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमने पढ़े थे कि तीन टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे उसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है लिटमस का। जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है, वो नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। मतलब कि लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट, मतलब लिटमस जो है वो किसी प्लांट से हमें मिलता है। और दूसरा है रेड कैबेज लीफ, ठीक है, रेड कैबेज लीफ मतलब पत्ता गोभी की जो लीव्स होती हैं। और तीसरा है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, हाइड्रेंजिया प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स मतलब जो कलर वाला पार्ट होता है, वो भी एक तरीके से इंडिकेटर्स की तरह यूज होता है। तो लिटमस, लिटमस फर्स्ट हो गया, सेकंड रेड कैबेज, और थर्ड हो गया फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, और फोर्थ हो गया टर्मरिक। टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। जब इनको एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है देखो, या फिर स्मेल कलर पे क्या चेंज होता है। तो इसमें देखेंगे हम कि अगर मान लो कि हमने लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन, या फिर एसिडिक सॉल्यूशन को लिटमस पे डाल दिया, या लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, उसका कलर हो जाएगा रेड। और अगर हमने बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में ही ब्लू हो जाएगा। और रेड कैबेज, रेड कैबेज में रेड हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाएगा। और एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू है और इसमें पिंक हो जाएगा। और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसमें रेड हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो लिटमस का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो याद है ना, अनील, अनील मतलब जो एसिड होता है, अगर एसिड को हम लिटमस पे डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और बेस का क्या हो जाएगा, बेस का ब्लू हो जाएगा रेड से। और इसमें इसमें भी कैसा हो जाएगा, रेड, रेड हो जाएगा, जो रेड कैबेज लीफ होती है। सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो जो फिनोफ्थलीन होते हैं ना, फिनोफ्थलीन मतलब फिनोफ्थलीन की और एसिड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज और एसिड को एक साथ मिक्स करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। और वहीं फिनोफ्थलीन को बेस के साथ मिक्स करेंगे तो पिंक हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेस के साथ मिक्स करेंगे तो येलो हो जाएगा। और अगर हम थर्ड हम देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे कि क्या होते हैं, अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। जैसे ऑनियन, ऑनियन को हम क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी कुछ स्मेल में चेंज हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें नो स्मेल, इसमें स्मेल ही नहीं आती बेस के साथ रिएक्ट करवाने पे ऑनियन की। या जब पर्टिकुलरली ऑनियन का जो जूस होता है वो। और वेनिला, वेनिला एसेंस जो होता है वो स्मेल, स्मेल क्या करता है, अपने रिटेन करने लग जाता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। जो क्लोव ऑयल है उसमें क्या करता है, स्मेल को रिटेन करता है, और इसमें लॉसेस स्मेल, अपनी स्मेल को खो देता है। मतलब इसमें स्मेल को रिटेन कर लेता है और इसमें लॉस कर देता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो रिएक्शन विद मेटल, फर्स्ट क्या है, हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल, कि मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस तो क्या होता है। तो जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं ZnHCl का, कि जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये जो HCl है और जो ये जिंक है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जिंक क्या है, जिंक तो मेटल है, और ये HCl क्या है, ये तो एसिड है। तो एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो बन गई, इसके अंदर जो सॉल्ट है ये है।
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर हम इसको बैलेंस करें तो कैसे, यहाँ पे Cl2 दो बन रहे हैं तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा इस तरफ, तो 2 H हो गए तो 2H2 बैलेंस हो गया, 2 लिखने से क्या हो गई, बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो रिएक्शन को हमेशा बैलेंस ही लिखना है। दूसरा, अगर बेस रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ तो क्या होता है, तो किसी अगर जो बेस है, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन सारे केसेस में नहीं बनती। मतलब एसिड के साथ तो सारे केसेस में होगी, लेकिन बेस के साथ सारे केसेस में नहीं होती। तो जैसे यहाँ पे हमने इसकी एक रिएक्शन अगर हमें पढ़नी है तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ZNA2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस ये बनेगी। लेकिन सारे बेस के साथ ही, मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है ना तो हाइड्रोजन गैस दे सब में, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, अब इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, सोडियम जिंकेट। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्नर कैंडल नियर गैस बबल्स इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। तो क्या होता है कि जब ये रिएक्शन हो रही होती है ना, ये रिएक्शन हो रही होती है तो हर रिएक्शन की ना एनसीईआरटी बुक को एक बार रीड करना है। तो उसमें एक एक्टिविटी देखी है पहले, उस एक्टिविटी करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि जब हम मेटल को जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, एक बार ये हो जाए कंप्लीट तो मैं इसको क्या करूंगा, ये तो अभी नोट से पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर मैं इसको एनसीईआरटी से भी करवा दूंगा एक बार, एनसीईआरटी से भी करवा दूंगा और ये नोट्स है तो ये नोट से भी हो जाएगी, तो दोनों कवर हो जाएगी और दोनों को ही पढ़ना जरूरी है। नोट्स में मेन मेन चीज होती है, एनसीईआरटी में थोड़ी डीपली चीजें होती है या फिर ज्यादा होता है थोड़ा कंटेंट, क्योंकि उसमें एक्टिविटीज वगैरह भी होती है और भी चीजें होती हैं थोड़ी ना थोड़ी। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। मतलब तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है तो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, इसको हम ऐसे टेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ से रिलीज हो रही होती है उसमें क्या करते हैं, हम उसके आसपास अगर कैंडल लेके जाएंगे तो कैंडल से ना हमें पॉप साउंड सुनाई देगी। जैसे मतलब हम कैंडल को पास ले जाएंगे तो एक आवाज आएगी, पॉप पॉप पॉप, तो उसको बोलते हैं पॉप साउंड। ठीक है, अब फर्स्ट हमने पढ़ी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन। सेकंड, फर्स्ट हमने पढ़ लिया रिएक्शन विद मेटल, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो एसिड्स होते हैं और जो बेस होते हैं, तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब या तो मेटल कार्बोनेट होना चाहिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए और एसिड होना चाहिए, तो बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। लेकिन जब बेस किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, तो नो रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, मतलब बेस किसी मेटल के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जैसे जैसे कि अगर हम HCl को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल, सोडियम मेटल, सोडियम जो है वो एक मेटल है, तो सोडियम कार्बोनेट एक तरीके से ये मेटल कार्बोनेट है। जब ये रिएक्ट करेगा इन दोनों के साथ तो अंदर कुछ रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। वहीं जब HCl NaHO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। तो जो ये CO2 गैस है ये जब रिलीज होती है तो उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं कि CO2 बन रही है, तो हम क्या करते हैं, हम लाइम वाटर से ना इसको पास कर देते हैं। मतलब हमारे पास एक लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर होता है, हम उसके साथ में इसको पास कर देते हैं। तो लाइम वाटर कौन सा होता है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, इसके साथ ना हम इसको पास कर देते हैं। तो जब हम इसको इसके साथ पास करते हैं तो क्या होता है, इसके साथ जब हम पास करते हैं तो CO2 जो गैस है और CaOH होल ट्वाइस इन दोनों को आपस में रिएक्ट करते हैं। पास करने का मतलब इसको इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें मिलता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसमें वाटर मिलता है। ठीक है, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, टर्न्स मिल्की। मतलब CaCO3 हो गया, CO3 जो होता है थोड़ा सा एक तरीके से जो लाइम वाटर होता है
वो मिल्की होने लग जाता है, मतलब उसका कलर एकदम सफेद सा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्न्स मिल्की। तो CO2 तो टेस्ट हो गया। तो व्हेन CO2 एक्सेस, मतलब CO2 जब एक्सेस में होती है और हम क्या करते हैं, CO2 को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, मतलब कि हम कैल्शियम कार्बोनेट CO2 को और ज्यादा रिएक्ट करवाए तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो मतलब CaCO3, इसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे प्लस वाटर तो है ही साथ में, तो ये उसके बाद बनता है CaHCO3। ठीक है, ये बनता है उसके बाद, मतलब व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, और ज्यादा CO2 पास की गई तो CaCO3 CO2 प्लस वाटर CaHCO3, तो ये मिल्कनेस जो है डिसअपियर हो जाती है। तो अब इसको लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं आगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि कैसे जो एसिड और बेस की मेटल के साथ कैसे रिएक्ट होती है। सेकंड हमने पढ़ा कि एसिड और बेस सोडियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। और हम थर्ड पढ़ते हैं कि एसिड जो बेस होते हैं वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब भी देखो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो हर एक रिएक्शन का कुछ एक एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। तो इसका एक एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ HCl। जब ये जो है एसिड जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, NaCl प्लस वाटर। एंड HCl जो है जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस वाटर बनेगा। तो यही क्या है, हमारा सॉल्ट है। मतलब जब एसिड और बेस सॉल्ट के साथ एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो इसी पूरी रिएक्शन को, मतलब कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो उससे जो सॉल्ट और वाटर बनता है, इस पूरी रिएक्शन को, इसमें सारी चीजें जितनी भी हो रही हैं, इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कुछ बातें याद रखनी है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, मान लो ये जो एसिड हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, ठीक है, मान लो ये एसिड हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, ठीक है, ये जो एसिड है ये हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, और NaOH हमने वीक बेस ले लिया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, और ये NaOH जो है ये तो वीक तो होता नहीं है, लेकिन इसकी जगह हमने कोई वीक बेस ले लिया, तो जो ये बनेगा, ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। तो क्या सॉल्ट भी एसिडिक हो सकती है, हाँ एसिडिक सॉल्ट होगी। कैसे सॉल्ट होगी, एसिडिक सॉल्ट होगी, प्लस वाटर तो बनता ही है। मान लो कि हमने अब स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वो वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, मतलब इसकी जगह वीक ले लिया एसिड। तो वीक एसिड ले लिया तो क्या होगा, वीक एसिड ले लिया तो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। बेसिक मतलब एसिड नहीं बनेगा, बेस बनेगा प्लस वाटर। और अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। जैसे ही इस वाली रिएक्शन में हो रहा है, ये कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट है। और अगर हमने वीक एसिड और वीक बेस लिया तो न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हो तुम, इसको इसको अब तुम लिख सकते हो, मतलब कि चलो एक काम करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो या तो। तो अब हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। मतलब जब एसिड के साथ मेटालिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो क्या होता है। तो जब मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि जो मेटालिक ऑक्साइड होती है ना वो बेसिक होती है। पहले तो ये जान लो बेसिक क्यों होती है, क्योंकि जो अगर हम मेटालिक ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना,
तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन सॉल्ट और वाटर तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है, तो मतलब मैंने मेटेलिक ऑक्साइड ली और एसिड लिया, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बेस होता है और एक एसिड होता है, तो उसमें भी सॉल्ट और वाटर ही बन रहा होता है। तो इसका मतलब सब कुछ सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि एसिड तो एसिड है यहाँ पे, सॉल्ट भी बना, वाटर भी बना, लेकिन जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस की जगह हमने मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया, तो इसका मतलब रिएक्शन सेम हो रही है। तो मतलब मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है वो एकदम बेसिक होती है, मतलब उनका नेचर बेस होता है, तो इसलिए बताया गया कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड कौन कौन सी है, जैसे CaO, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये जिसके पीछे ऑक्सीजन लग रहा है, मतलब एक ऑक्साइड हो गया एक तरीके से उसका, कैल्शियम का ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम भी एक मेटल है और इसका ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर और सॉल्ट बनता है। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड का एक रिएक्शन है, जैसे CO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl, ठीक है, तो CaCl2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, CaCl2 प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलो अब हम इसको देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, मतलब अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अच्छा देखो, एक तरीके से मेटेलिक ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन होगी। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड को हम एसिड के साथ, बेस के साथ ही रिएक्ट करवा दे, तो बेस बेस मिला के क्या बनेगा, बेस ही बनेगा एक तरीके से, ठीक है। तो उसका कोई फायदा नहीं उस रिएक्शन का। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, अब यहाँ पे हमने मेटेलिक ऑक्साइड नहीं ली, अब ली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब तुम्हें पता चली गया होगा क्यों नहीं करती, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो जब बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देती हैं। इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड होगी फिर, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड तो बेस थी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड होगी। तो मैं इसलिए ये वाली रिएक्शन बेस के साथ करवाई जाती है, एसिड के साथ नहीं करवाई जाती। वो वाली रिएक्शन एसिड के साथ करवाई जाती है, बेस के साथ नहीं करवाई जाती। तो एक तरीके से जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, पहले तो ये जानना है छोटा सा पॉइंट। फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन सी, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। और CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है, ये बेस है। तो ये क्या बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये रिएक्शन हमने पढ़े रखी है कि जब हम CO2 को पास करवाते हैं लाइम वाटर के ऊपर तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है, ठीक है, ये हमने पढ़े रखा है। तो ये किसका है एग्जाम्पल है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो बेस के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। ठीक है, तो हमने पढ़ ही लिया रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड की रिएक्शन को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी एसिड के साथ रिएक्शन होती है। तो हमने पढ़ा कि जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस बनती है, ठीक है। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, वाटर को आगे, CO2 को पीछे, सॉल्ट को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसिड को जब हम मेटल सॉल्ट, जो एसिड है उसको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। वहीं अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसको हम पॉप साउंड से टेस्ट करते हैं, बर्निंग कैंडल उसके पास लेके आते हैं। और जब हम एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे हम सोडियम, अभी हमने पढ़ चुके हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनता है। तो अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर बनता है, अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो ये दोनों मेटल ऑक्साइड और सॉल्ट और वाटर बनेगा, बेस के साथ में सॉल्ट और वाटर बनेगा। और अगर मेटल को मेटल के साथ रिएक्ट करा, उसको एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा जाएगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो ये तो देखो हमने पढ़ी ली इसकी। अच्छा ये इसकी है, बेस की है। तो बेस बेस में हमने पढ़ लिया कि जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और
हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी तरीके से जब हम बेस को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। बेस के एसिड के साथ वही सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये सारी रिएक्शन समराइज कर ली हमने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हो रहा है कि अभी तक जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी है सारी समराइज हो जाएगी। तो इसको लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है। और अगर कोई चाहता है कि सारी मैंने कर ली है, फिर एक जगह एक फॉर्मूला सा मिल जाए जिससे मुझे सब सारी रिएक्शन पता चल जाए, तो उसको लिख सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या एक ऐसी चीज है जो सारे एसिड के पास होती है और क्या एक ऐसी चीज है जो बेस के पास होती है। तो सबसे पहले जितने भी एसिड होते हैं, जैसे HCl एक एसिड है, तो इसके पास हाइड्रोजन होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन इससे अलग होगा, अलग कहाँ होगा, किसी लिक्विड में जब हम एसिड को डालेंगे तो ये टूट जाएगा, मतलब आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। ये तो आयनिक फॉर्म है, हमने क्लास 9 में पढ़ा है, इनको आयनिक फॉर्म बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन H प्लस में चला जाएगा, Cl माइनस में चला जाएगा, मतलब Cn अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस, और हाइड्रोजन के पास दोबारा से एक कमी हो जाएगी। ये दोनों जुड़ते ही क्यों है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड बना के ये जो क्लोरीन है इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है। तो इस तरीके से कि जितने भी एसिड होते हैं उनके पास H प्लस आयंस होते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं उनके पास क्या होता है? H प्लस आयंस होते हैं। और जितने भी बेस होते हैं उनके पास OH माइनस आयंस होते हैं। मतलब किसी भी लिक्विड में जब उनको मिलाएंगे, ठीक है, तो एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जब एसिड को मिलाएंगे तो वो अपन H प्लस आयन देते हैं, और H प्लस आयन की वजह से ही उनका एसिडिक कैरेक्टर होता है। जबकि बेस OH माइनस आयन देते हैं तो उनका OH माइनस आयन की वजह से उनका बेसिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन। मतलब वाटर में क्या होता है? देखो, जब हम किसी एसिड को किसी वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? तो जैसे मान लो एक HCl एक एसिड है और उसको तुमने वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि H3O प्लस बनेगा, प्लस Cl बनेगा माइनस। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में। तो देखो, ये HCl है, तुम वाटर में डालोगे, मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, तो वाटर में क्या होगा? H प्लस होगा और OH माइनस होगा। मतलब वाटर है H2O, H2O वाटर एक तरीके से। और HCl क्या होता है? किसी सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में डालने पे H प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब ये H प्लस क्या हो गया, ये ना अकेले नहीं रहते, ये क्या होता है H2O से अटैच हो जाते हैं। मतलब वाटर के साथ जब H प्लस अटैच हो जाता है तो वो बना लेता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम बना देता है, मतलब ये अकेला नहीं रहता है, H प्लस हाइड्रोनियम के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसलिए H3O प्लस बन रहा है कि इसमें से जो H प्लस निकला वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, H3O प्लस बना लेगा, और बच्चा Cl माइनस अकेला बच जाएगा, फिर ये किसी के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, अगर हम और कुछ भी इसमें डालते हैं तो उसमें ये कंबाइन हो जाएगा। तो मतलब कि एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर में डालेंगे तो एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे, जबकि H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब जो H प्लस है जो, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ना H3O प्लस बना लेते हैं। जो H प्लस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बना लेता है, अभी मैंने बताया कैसे। और जो HCl है, वाटर के साथ हम उसको रिएक्ट करते हैं, तो ये मेनली ये वाली रिएक्शन बाद में लिखना तुम, ये साइड में भी लिख सकते हो, और ये ऐसे ही लिख लेना कि ये चीज रिएक्शन हो रही होती है। Bases when dissolved in water gives OH minus।
जब हम बेसिस को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो OH माइनस देते हैं। जैसे NaOH को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब वाटर के साथ डालेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे, रिएक्शन नहीं हो रही है, और क्या बनेगा Na प्लस और OH माइनस। जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो जो वाटर है ना, वाटर का क्या होता है, वाटर में ये ना आयंस में बदल जाते हैं। वाटर ऐसा नहीं है कि वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, वो इस बेस में OH माइनस वाटर के साथ नहीं जुड़ता, बस एसिड में ही H प्लस जो है वो जुड़ जाता है, वो अकेला नहीं रह सकता, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। ठीक है, क्यों नहीं रह सकता भाई H प्लस फ्री स्टेट में? देखो H प्लस में क्या होता है, H प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, जितने नंबर पे आता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब इसके इसके अंदर क्या होता है, इसमें बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम इसका एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल दोगे, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ये किसी के साथ जुड़ जाता है। तो NaOH जो है, जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, Na प्लस और OH माइनस बनाएगा, और MgOH होल ट्वाइस, ये भी एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस बनाएगा। तो यहाँ पे इसने 2OH माइनस क्यों बनाए, देखो जो Mg है और OH माइनस OH होल ट्वाइस है, ठीक है, तो Mg पे +2 आता है, और OH पे -1 होता है, लेकिन OH होल ट्वाइस है, मतलब 2 OH है, तो यहाँ -2 हो जाएगा ओवरऑल। तो जब ये -OH है, कितने कितने दो हैं इसके अंदर, मतलब तो दो ही तो बाहर निकलेंगे, और Mg +2, 2 प्लस। ठीक है, तो क्लास 9 में एक टेबल थी जिसमें आयंस मतलब आयंस वाली एक टेबल होगी जिसमें उनके ऊपर चार्ज बताया गया है कि कितना चार्ज होता है, तो उस वो टेबल भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जो बेसिस होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, उनको हम बोलते हैं एल्कली। हमने पढ़ा था ना कि जो ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली, तो मतलब एल्कली इज अ टाइप ऑफ बेस। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे।